तो पहले थोड़ा सा रिकैप दे दूं बिफोर वी कंटिन्यू टुडेज लेक्चर। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए दो कंडीशंस थे। एक्सेलरेशन मस्ट रिमेन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। हमने इस तरह की डिस्प्लेसमेंट के लिए दो तरह के फंक्शन यूज किए, आइदर ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी आ गया था dy by dt which was equal to omega a into cos omega t। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और तीसरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किया था, दैट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। कॉस का डेरिवेटिव साइन था, साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी को हमने लिखा y। तो acceleration was equal to minus omega square y. Acceleration can also be written as double derivative of position d square y by dt square। इस माइनस ओमेगा स्क्वायर y को अगर हम लेफ्ट पे ले जाए तो राइट हैंड साइड पे आएगा 0। इसको हमने बोला था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब भी कोई मोशन, जब भी कोई चेंज इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो उस चेंज को, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। और कंपैरिजन करके जो अपनी नई इक्वेशन आएगी उससे हम निकालेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल जो भी आएगा, फिर उसका बेटा ओमेगा का लेंगे स्क्वायर का, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो रूट समथिंग आएगा। ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड पुट करते हैं, उसके बाद तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर लें तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये अपने स्टेप्स थे जो हम रिपीटेडली यूज करते जा रहे थे अभी तक। तो आज इसी बेटा लिंक में लोडेड स्प्रिंग डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने पेंडुलम जो था उसको प्रूव किया था कि वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए अगर मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्टर्ब ना करे तो पेंडुलम के ऑसिलेशंस जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक होते हैं। चलो, पिछले लेक्चर भी सारे रिकॉर्डेड हैं। जिसका कोई पिछला इशू है किसी भी तरह का या कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, क्योंकि लिंक बनना बहुत जरूरी है, तो पिछले वीडियोस बेटा ऑलरेडी आपको मैंने लिंक सेंड किए हुए हैं, दोबारा देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने ना लोडेड स्प्रिंग को दो तरह से डिस्कस करना है। इनका जो मोशन है ना वो भी सिंपल हार्मोनिक नेचर का होता है। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, जो कि एक स्प्रिंग अटैच टू अ मास वुड बी लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। नीचे फ्रिक्शन नहीं है। इस मास को एक स्प्रिंग से अटैच किया है, स्प्रिंग का दूसरा एंड एक फिक्स्ड रिजिड वॉल के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। इसको हम बेटा मास को पुल करेंगे बाय सर्टेन डिस्टेंस y। तो हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है, और उस इक्वेशन को हम चेंज करके बनाएंगे वही जो अभी लिखा था हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो एंड में हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो यही इक्वेशन बन जाती है। इसी फॉर्मेट में इक्वेशन बनेगी। वहां से ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे जैसे पिछले लेक्चर्स में करते रहे हैं, वही अब भी करना है। चलिए, तो इसको हमने डिस्टेंस y से पुल किया। तो अगर आपको याद हो, एक हमने हुक्स लॉ किया था जो वर्क पावर एनर्जी किया। रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग इज गिवन बाय माइनस के वाई। के एक्स लिखा था वहां पे, मुझे लग रहा है। चलो, एक्स वाई ज्यादा फर्क नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल है, दैट्स ऑल। तो अगर हम स्प्रिंग को डिस्टेंस y से पुल कर लेते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगी ना वो माइनस के वाई लगेगी इस मास पे, और फोर्स जो इसको वापस खींचेगी मीन पोजीशन की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स
उससे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स को इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हो डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर, है ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ये फोर्स आपको स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स रहती है माइनस के वाई, तो ये पूरा का पूरा इक्वल टू माइनस के वाई। हमें इस इक्वेशन को ना इस फॉर्मेट में लेके आना है, ऐसी बनानी है। तो एक तो ये जो के वाई माइनस के वाई ना, राइट पे तो आपको जीरो चाहिए, है ना, इसको एक तो लेफ्ट पे लेके आना पड़ेगा, एक यहाँ से हमें मास को हटाना है। तो इसको पहले हम लेफ्ट पे ले गए माइनस के वाई को, और ये m यहाँ से हटना है, तो पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दीजिए। m से डिवाइड करेंगे, ये वाला m हो जाएगा कैंसिल, और इधर आ जाएगा k बाई एम इंटू वाई। अब देखो ये इक्वेशन इसके जैसी बन गई है, सिमिलर हो गई है। तो क्योंकि ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है उसके जैसी है, तो ये ऑसिलेशन जो होंगी इसकी मास की ना, वो सिंपल हार्मोनिक होंगी। और इस स्प्रिंग वाली मोशन का जो ओमेगा स्क्वायर है वो हुआ इक्वल टू के बाई एम। तो ओमेगा हुआ, ये स्क्वायर था ना, रूट ले लो, रूट ऑफ के बाई एम। तो जैसा आपको बताया, टाइम पीरियड निकालना हो तो 2 पाई ओवर ओमेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो टाइम पीरियड का उल्टा कर दो। तो टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा करेंगे तो ये रेसिप्रोकल ले लो इसका, m कर देना बेटा ऊपर और k कर दो नीचे। ये आ गया आपका टाइम पीरियड का रिलेशन। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लीजिए, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दोबारा फिर देख लो क्या क्या करना था। इस मास को अगर आपने डिस्टेंस y से पुल किया, तो जो इस मास पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो कि वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ा था, माइनस के वाई। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो इसको माइनस के वाई के इक्वल लिख दिया, माइनस के वाई को लेफ्ट पे ले गए, प्लस हो गया, पूरे को मास से डिवाइड किया। ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड जो है एसएचएम की इक्वेशन उससे मैच कर रही है। विद ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, रूट ले लो तो ओमेगा इक्वल रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड पुट कर दो, या सीधा 2 पाई बाय ओमेगा कर दो। बाय ओमेगा मतलब एम ऊपर आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा, टाइम पीरियड आ गया। इसके बाद मेरा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इतना ही है, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अब नोट डाउन करेंगे। नाउ वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑसिलेशंस ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ थी, अभी लोड अटैच नहीं किया, ये अनलोडेड कंडीशन है। स्प्रिंग के साथ जब एक मास m अटैच करेंगे, उसको धीरे 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 नीचे को आने देंगे, और यहाँ पे जाके ये मास रुक गया, हमने अपना हाथ नीचे से हटा लेना है अब। तो इस टाइम ये मास इक्विलिब्रियम में है, तो जितना इसका वेट है वो कैंसल आउट हो गया विद रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, इसका मैग्नीट्यूड है के एल, डायरेक्शन में बोले तो माइनस के एल, हुक्स लॉ से निकलता है। इस टाइम नेट फोर्स इस मास पे जीरो है, यानी दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो ना, तो उनके मैग्नीट्यूड माइनस करने पड़ते हैं। तो mg में से kl माइनस करेंगे तो नेट फोर्स आना चाहिए जीरो, या यूं कहें कि mg और kl ना मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। ये दो फोर्स साइज में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमने ऑसिलेट करने के लिए इस मास को थोड़ा सा और नीचे खींचना है और छोड़ना है, तो थोड़ा सा और खींचा बाय डिस्टेंस y, तो टोटल जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन है ना वो L प्लस वाई हो गया, टोटल एक्सटेंशन। तो टोटल एक्सटेंशन हो गया L प्लस वाई, तो जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है ना वो के एल की जगह अब K इंटू एल प्लस वाई हो जाएगा ऊपर को, और नीचे को तो आपने बेटा खींच के अपना हाथ हटा लिया, तो डाउनवर्ड फोर्स तो अभी भी mg है। तो क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स जो ज्यादा है अब डाउनवर्ड फोर्स से, तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको मास को वापस अपनी
मीन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा। वो फोर्स होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, वन के इंटू एल प्लस वाई। डायरेक्शन इसका नेगेटिव है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर आपने नीचे को प्लस लिया तो इसका डायरेक्शन माइनस में है। दूसरा फोर्स नीचे को है एम जी। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है नेट फोर्स है, ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, वेट एम जी डाउनवर्ड लग रहा है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर इस ब्रैकेट को हम खोल दें या mg की जगह पे kl पुट कर दें, दो तरीके हैं। mg की जगह पे kl लिख दें तो माइनस kl और प्लस kl कैंसल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा अपने पास, माइनस ky। ये पिछले डेरिवेशन में भी हमने यहीं से शुरू किया था, f इज इक्वल टू माइनस ky। आगे के स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। ये स्टेप्स दोबारा देख लो क्या क्या किया हमने। यहाँ पे वेट अटैच किया, ये लेंथ एल से एक्सटेंड हो गया। इस टाइम ये इक्विलिब्रियम में था, नेट फोर्स था 0। जितना वेट उतना स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स, mg और kl इक्वल। जब हमने थोड़ा सा और खींच दिया डिस्टेंस y से, तो जो अपवर्ड फोर्स है वो k इंटू एल प्लस वाई हो गया। अपवर्ड मतलब माइनस डायरेक्शन में, mg पॉजिटिव डायरेक्शन में था नीचे को। तो mg की जगह हमने kl पुट किया, kl से माइनस kl कैंसल, तो बचा अपने पास माइनस ky। तो इस पे मास पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा मीन पोजीशन की तरफ खींचता है जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स, वो माइनस के वाई आएगा। आगे के स्टेप्स पिछली डेरिवेशन के साथ एग्जैक्टली सेम मैच करते हैं। फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, माइनस के वाई को इधर ले जाओ प्लस के वाई हो जाएगा। मास से फिर से डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन फिर से वही स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी है। कंपैरिजन करेंगे फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, सारे स्टेप सेम है। रूट लिया रूट ऑफ के बाई एम, तो ओमेगा को पुट कर दिया 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का रिलेशन एग्जैक्टली सेम जो पहले निकाला। हाँ, अब एक रिलेशन और यहां से निकल आएगा वर्टिकल स्प्रिंग के लिए। सिर्फ m बाय k का वैल्यू इक्वेशन 1 से देखिए जरा, m अपॉन k इक्वल टू एल बाय जी आ जाएगा, चेक करो जरा इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से हम m बाय k का वैल्यू l बाय g पुट कर सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया वर्टिकल स्प्रिंग के लिए। ये तो है ही है पुराने वाला, तो ये भी चलेगा, 2 पाई रूट एल बाय जी। इसमें ध्यान रहे नीचे एक लाइन लिखी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एल जो है वो स्प्रिंग की लेंथ नहीं है बेटा, ध्यान देना जरा। L is not the length of the spring. It is extension produced in the spring. Be careful. L is कि स्प्रिंग जो है ना, जब मास हमने m इसके साथ एड अप की तो स्प्रिंग कितने डिस्टेंस से नीचे आ गया, वो है L, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ मत लिख देना, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। चलिए अब करेंगे नोट डाउन बेटा। तो क्वेश्चन है 20 ग्राम वेट प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। 20 ग्राम वेट से एक्सटेंड हुआ स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर। हमने उसको मास को 20 ग्राम को हटा के स्प्रिंग को फ्रेशली लोड कर दिया विद 200 ग्राम। उसके बाद इसको स्ट्रेच करके डाउनवर्ड्स वर्टिकली ऑसिलेशन के लिए अलाउ किया। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। 20 ग्राम से एक्सटेंड हुआ 2 सेंटीमीटर, 1 ग्राम से 2/20, 200 ग्राम से कितना एक्सटेंशन हुआ उसको लेकिन मीटर में लिख लेना। तो अभी अभी आपने जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेवलप किया ना वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए, 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी, इसमें एल था एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, वो 0.2, जी का वैल्यू 9.8, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दो, टाइम पीरियड का रिलेशन आ जाएगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पेज 83, क्वेश्चन नंबर 15। A spring balance has a scale that reads from 0 to 50 kg. स्प्रिंग बैलेंस में ना, इसमें स्प्रिंग लगा होता है तभी तो इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं।
इसमें 0 से लेके 50 केजी तक का स्केल है। यहाँ पे 50 केजी लिखा हुआ है, बड़ा करके दिखाता हूँ। 0 to 50 केजी का स्केल बना हुआ है बेटा। तो हमने, और स्केल का जो लेंथ है, लेंथ जो है ना टोटल, ये स्केल से मेजर करें अगर, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, तो ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक बॉडी को इससे बेटा स्प्रिंग से सस्पेंड किया, हैंग कर दिया, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, खींचा और रिलीज कर दिया। तो उसकी जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड था दैट वाज 0.6 सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या था। वेट यानी mg, पहले m निकालेंगे फिर इंटू g कर लेंगे। तो ये है एक्सटेंशन, सॉरी 0.6 सेकेंड जो है वो है टाइम पीरियड। तो अगर अभी अभी जो हमने फॉर्मूला डेवलप किया 2π√L/g, टाइम पीरियड हमें पता है, g का वैल्यू पता है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि उस बॉडी ने स्प्रिंग को कितना एक्सटेंड किया होगा। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 0.6, जी का वैल्यू 9.8, स्क्वायर करेंगे, एल निकालना है हमें पहले। 0.6 का स्क्वायर 0.36, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो एल इज इक्वल टू जी को ऊपर ले जाइए और 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। पाई स्क्वायर का वैल्यू ना आप अगर रट्टा मार लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, मुश्किल नहीं है। 987 और यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, याद कर लोगे। पाई स्क्वायर इज 0.987, कभी कभी यूज करना पड़ता है। चलिए, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.87 और जी को 9.8 पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लो। तो ये डिस्टेंस आएगा मीटर में, ऐसे यूनिट में चल रहा है सारा कुछ ना। जब जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा तो आज में मीटर में आएगा। इसके अगर हम सेंटीमीटर बना लें तो डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर, ये सेंटीमीटर में आ गया। राउंड ऑफ करना है तो चाहे 94 लिख देना, आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन है कि जो 50 किलो का मास है ना, 50 केजी हैंग करेंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंटर पूरा 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर अगर नीचे आएगा तब 50 केजी मास हैंग किया हुआ है। अगर इतने सेंटीमीटर नीचे आएगा तो कितने किलोग्राम मास हैंग किया, 20 से डिवाइड, 8.93 से मल्टीप्लाई, ये मास आ गई आपकी केजी में। बट आपको क्या पूछा था, वेट। वेट के लिए m इंटू जी करेंगे, तो इसको इंटू 9.8 और करो, एंड जो भी आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बेटा डिपेंड्स के क्वेश्चन में क्या दिया है आपको फाइनल एग्जाम में, लेकिन आपको मेथड समझ आ जाना चाहिए। तो जो मास हैंग की थी हमने, वो इसको 0.6 सेकेंड के टाइम पीरियड से चलाती है, उसको हमने सॉल्व करके लेंथ निकाल लिया कि ये जो स्प्रिंग था इसको हमारा गिवन मास कितने मीटर या सेंटीमीटर से खींचता है। फिर हमने लगाया यूनिटरी मेथड, 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ तब अगर 50 केजी मास हैंग करोगे, 1 सेंटीमीटर के लिए 50/20, और जितना हमारा स्ट्रेच हुआ स्प्रिंग उसके लिए कितने किलोग्राम का मास चाहिए, इनटू जी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी टेढ़ी है तो डायरेक्टली नोट डाउन कर लो, बट जो टेक्निक है क्वेश्चन करने की वो आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। अब हमें डिस्कस करना है काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसके एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे। अगर रिकॉल करें बेटा, आज भी मैंने डिस्कस किया, v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर लिखा था हमने, आज भी लिखा है, मैंने पहले रिकैप दिया बिगनिंग में। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो v का फॉर्मूला ये है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा बस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप निकालते रहे हैं पहले, कि एक स्प्रिंग को अगर प्रेस करना है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यही फॉर्मूला था ना एक्सेलरेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये तो होगी रिस्टोरिंग फोर्स। आपने स्प्रिंग को या उस बॉडी को जो भी इलास्टिक है उसको और प्रेस करना है तो आप फोर्स इससे उल्टा लगाते हो। आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वाई होगा, और इस फोर्स के अंडर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर डी वाई देते हो तो जो थोड़ा सा वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा भी आता है, वो कॉस जीरो का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा वर्क। तो अगर हमें एक स्प्रिंग को या एक ऑसिलेटिंग बॉडी को डिस्टेंस y से डिस्प्लेस करना है तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वही होगी इसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कॉमन डाल देते हैं। तो वर्क डन टोटल इज इक्वल टू 0 से लेके y तक, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो बचा आपके पास y पावर 1 dy, तो इंटीग्रेट होके बनेगा y स्क्वायर बाय 2, पावर 1 थी ना, पावर 1 से बढ़ानी है, y स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स लगाएंगे, अपर लिमिट डालेंगे y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट डालेंगे 0 स्क्वायर बाय 2, 0 तो 0, तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, काइनेटिक और पोटेंशियल को, तो आएगी टोटल एनर्जी। वो क्या आएगी, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं, एम भी कॉमन लूं, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लूं, तो काइनेटिक एनर्जी से आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से आएगा प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, तो अपने पास बचा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एज टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो तीनों फॉर्मूले आपने लर्न भी करने हैं। काइनेटिक एनर्जी स्टेट पे वेलोसिटी ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थी, हाफ एम वी स्क्वायर में वी का वैल्यू पुट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले मैंने रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखा, एम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एस एच एम में माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये फोर्स वो है जो स्प्रिंग वगैरह जो भी इलास्टिक फोर्स है ना उससे लगती है, बट हमने तो उसको खींचना है डिस्टेंस y तक, तो हमने फोर्स इससे उल्टा लगा दिया, हम प्लस वाला लगाएंगे, फोर्स अप्लाइड इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब ना वर्क निकालना होता है वेरिएबल फोर्स का, तो हमें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ता है। फिर ये फोर्स y पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेशन से वर्क निकलेगा। पहले थोड़ा सा वर्क लिखेंगे, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट y हो चुका होगा तब कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसके लिए निकालेंगे कि 0 से लेके y डिस्टेंस तक पुश करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। m कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, y पावर 1 आ गया, इंटीग्रेट करेंगे y स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट y स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाय 2, तो ये तो 0 ही है। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, जितना वर्क किया आपने बेटा वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। दोनों एनर्जीज को ऐड करो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। और जैसा आप जानते हैं टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो डिस्प्लेसमेंट y चाहे 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, y पे डिपेंड नहीं करती टोटल एनर्जी, ये हर जगह सेम ही रहती है बेटा। जैसे एक ऑब्जेक्ट को याद है ना, वर्क पावर एनर्जी में ऊपर से छोड़ा था नीचे को आ रहा था, उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल हर जगह सेम आया, यहाँ भी हर जगह सेम आएगा, y का वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, y नहीं आता इसमें। चलिए अब करेंगे नोट डाउन। चलिए अब मैं बनाऊंगा बेटा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई क्वांटिटी ना दूसरे किसी और के स्क्वायर पे डिपेंड करे तो कैसा ग्राफ आता है, माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। इफ y डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ x, तो कैसा ग्राफ आता है, पैराबोला।
पैराबोला आता है ना, हाँ वही वही। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो ग्राफ है ना, वो तो होगा पैराबोला इस तरह से। काइनेटिक एनर्जी में भी y का स्क्वायर है, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इस केस में बनता है इन्वर्टेड पैराबोला। यानी इसी ग्राफ को अगर हम उल्टा कर दे तो वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आएगा। एंड लास्टली टोटल एनर्जी में y मिसिंग है, तो y का वैल्यू 0 हो, 10 सेंटीमीटर हो, 20 हो, 30 हो, ये लास्ट मोस्ट पॉइंट है जहां तक ऑसिलेटर ने ऑसिलेट करना है। प्लस ए और माइनस ए के बीच में रहता है ना ऑसिलेटर, जैसे स्प्रिंग की ऑसिलेशन जो है ना, ये मीन पोजीशन है, तो इससे आगे नहीं जाता, इससे पीछे नहीं जाता। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, यहां तक ही जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो है उसने चेंज नहीं होना, तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस आएगा। अब एक पॉइंट मन में आता है कि कब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगे। ये दो जगह ऐसे हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे भी यहां पे भी। तो इनको सेम आने के लिए, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल आने के लिए, व्हाट वी रिक्वायर, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ना, एक्सप्रेशन को पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करिए। हाफ कैंसिल, एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो बचा अपने पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, 2y स्क्वायर हो जाएगा। 2 को नीचे ले जाओ ए स्क्वायर के नीचे, और फिर ले लो स्क्वायर रूट, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट 2, विच मीन्स प्लस ए बाय रूट 2। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब भी y का वैल्यू, जब प्लस ए बाय रूट 2 होगा तब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आएंगे। एक माइनस ए बाय रूट 2 पे भी इक्वल आएंगे, माइनस वाला। चलिए, अगर हम पूरे एक साइकिल का ना, पूरे एक टाइम पीरियड पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम टेकन ग्राफ ड्रॉ करें। देखो ध्यान से बेटा, ये अपना ऑसिलेटर का ना मीन पोजीशन है। तो मीन से पहले राइट हैंड साइड को गया, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ये हो गया t/4। t/4 टाइम पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। यहाँ पे 0 आएगी ना बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, याद आ गया आपको, और यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। फिर यहाँ से ये वापस आएगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और आधी ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई t/2। तो t/2 पे बेटा वापस मीन पोजीशन पे पहुंच गया, वेलोसिटी फिर से हाईएस्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम अगेन हाईएस्ट। फिर अगले 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड में, यानी कि 3t/4 पे यहाँ पहुंचेगा, यहाँ जाके वेलोसिटी फिर से 0 हो जाती है। 0 होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी फिर से 0, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने पे कैपिटल टी पे जाके ये वापस पहुंच जाएगा, तो कैपिटल टी पे जाके काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। चलो, तो ये सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपको, दोनों के दोनों। इक्वेशंस नए सिरे से नहीं लिखना, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आपको जस्ट ये ग्राफ बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, वो पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पे जाके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। और तीसरा, आपको ये ग्राफ बनाना है। शुरू हो जाइए। एक क्वेश्चन है नंबर 20। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड है 7.07 सेंटीमीटर। तो मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट पे जाके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएंगे। अभी अभी हमने किया, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम होने के लिए डिस्प्लेसमेंट ना a/√2 होनी चाहिए।
तो a का वैल्यू बेटा 7.07, √2 का वैल्यू होता है 1.414। अगर ध्यान से देखें, इसको अपने पूरा कर लेना, ये ना 5 पे कैंसिल होना चाहिए, इसको इंटू 5 कर देना, 14 5 70 होता है ना, फिर 14 5 से 70, ठीक है। और डेसिमल लगेगा 3 डिजिट के पहले, तो 7.07, तो 5 पे कैंसिल हो गया है, हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। उतारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है इसके पास। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो फॉर्मूला आपके पास काइनेटिक एनर्जी का भी है, पोटेंशियल एनर्जी का भी है, इनका रेशियो निकालना है। जब y का वैल्यू एम्पलीट्यूड का 1/2 हो जाए, हाफ हो जाए, तो y की जगह पे आपको a/2 पुट करना है। आगे जरा अपने आप सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर देके क्या आ रहा है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल, ये बचा। y की जगह पे a/2 लिखना है, बट स्क्वायर करेंगे तो a²/4 आएगा, नीचे भी a²/4 आएगा। a² कॉमन निकाल दो, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4, बाय 4 भी कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो बचा 3/1, यानी कि आंसर है 3:1। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी, ये निकालना था। 3:1 रेशियो आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना है बेटा, पहले क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दो, डिफाइन फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। डिफाइन फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन। चलिए पहले फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं। जब एक सिस्टम जो कि ऑसिलेशंस में जा सकता है, उसको डिस्टर्ब किया या डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, और उसको चलने दिया अपने आप अपनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। क्वेश्चन है, डिफाइन फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस, जैसे कि पेंडुलम को हैंग किया, उसको बेटा मीन पोजीशन से थोड़ा सा पुल कर लिया, मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां से छोड़ दिया, और इसको बेटा अपने आप ऑसिलेट होने दिया विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, अपने आप चलता रहा ये, इसको बोलेंगे फ्री ऑसिलेशंस। दूसरी है बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस में होता एक ऑसिलेटर ही है, उसको हम लेकिन एक और फ्रीक्वेंसी से फोर्सिबली एग्जीक्यूट कराते हैं ऑसिलेशंस, जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं था। जैसे पेंडुलम मान लो यूं चलना था बेटा, दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये अपना पेंडुलम है, ठीक है। इसको हमने यहां तक खींच के रिलीज कर दिया, इसको नॉर्मल ऑसिलेट ऐसे करना था मान लो, तो ये तो है इसकी फ्री ऑसिलेशंस। बट अगर इसको हम किसी और एक्सटर्नल एफर्ट से इस तरह से चलाना शुरू कर दें तेज तेज, ठीक है, जो कि इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस तरह के ऑसिलेशंस को बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अब फोर्स्ड ऑसिलेशंस की ही एक और कैटेगरी है, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस या रेजोनेंट ऑसिलेशंस।
ये बेटा तब होती हैं जब जो ऑसिलेशन तो होंगी फोर्स्ड, नो डाउट, लेकिन जो हम बाहर से एफर्ट लगाएंगे ऑसिलेट कराने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी। उस केस में ऑसिलेशंस को बोलते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। एक आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो अपने पास ना एक टेबल टॉप है। फोर्स्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल बता रहा हूं बेटा। जैसे आपका वो जो स्कूल वाला बेंच होता है बेटा, है ना, डेस्क, हाँ? और एक हमने लिया ट्यूनिंग फॉर्क। यू नो ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह का होता है, यू शेप का बेटा, नीचे एक हैंडल लगा होता है यहाँ पे। इसको एक साइड से बेटा स्ट्राइक करते हैं टेबल पे या किसी रबर के ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और इसमें से आवाज सी निकलती है एक। अगर हम इसको टेबल के अगेंस्ट प्रेस कर दे तो जो साउंड है ना, अब तो क्लासेस की उसके ऑनलाइन है ना, तो आपको मैं सारा कुछ करके नहीं दिखा पाऊंगा। साउंड जो है वो लाउड हो जाएगी। कल ट्राई करता हूँ, एक वीडियो इसका बना के आपको सेंड करूंगा। साउंड हो जाएगी लाउड। लाउड इसलिए होगी कि जो टेबल टॉप है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा जब हम इसको टेबल पे टच करेंगे। तो टेबल टॉप की जो वाइब्रेशंस हैं, जो आवाज आएगी वो टेबल की आवाज नहीं है, वो आवाज तो ट्यूनिंग फॉर्क की साउंड है। तो टेबल भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करने लग जाता है, जो कि टेबल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। टेबल की आवाज तो कुछ और तरह की आती है, ये ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज निकाल रहा है। तो टेबल इज ऑसिलेटिंग अंडर फोर्स्ड ऑसिलेशंस। और अगर बाय चांस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी टेबल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, फिर हम नाम देंगे रेजोनेंट ऑसिलेशंस। तो अभी कुछ आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं साथ साथ में, उससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मीनवाइल पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए। रेजोनेंट ऑसिलेशंस भी फोर्स्ड ऑसिलेशंस का ही कैटेगरी है, बट कंडीशन इज जो सोर्स जो है ना, जहां से हमें एनर्जी मिलनी है और जिसको हमने ऑसिलेट कराना है, इसको बोलते हैं ड्राइवर। नीचे जो टेबल है उसको बोलते हैं ड्रिवन। अगर ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन के बराबर हो जाए, उस केस में जो इसको एनर्जी ट्रांसफर होगी, टेबल जो ऑसिलेट करेगा या दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट, तब इसकी ऑसिलेशंस को हम रेजोनेंट ऑसिलेशंस कहते हैं। लेकिन इसमें ना एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, काफी लाउड साउंड आती है। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियोस है उनमें आपको दिखेगा सारा कुछ। Can you see my video on complete screen or partial? सर कंप्लीट। कंप्लीट स्क्रीन पे मेरा वीडियो आ गया है? यस सर। चलो अच्छा, देखो बेटा, ये ना मेरे हाथ में ना एक इसको ना वो सिर में ना मालिश करने के लिए यूज करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने ऐसा, यस सर। है ना। इसमें ना दो तरह के स्ट्रिंग्स हैं। एक है लंबे वाले, देखो जरा ऊपर ऊपर की तरफ, एक छोटे वाले हैं। तो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लेंथ पे डिपेंड करती है, जैसे पेंडुलम की बात की थी हमने, 2π√L/G। अब अगर मैं लंबे वाले को एक को हिलाता हूं ना, तो जरा नोटिस करना, जो लंबे वाले हैं वो सारे हिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन छोटे वाले रेस्ट पे रहते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं हुई। तो जिनकी मैच हो गई उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। चेक इट। जो लंबे वाले हैं वो सारे हिल रहे हैं और छोटे वाले जो है वो रेस्ट पे है। कुड यू सी इट प्रॉपरली और नॉट? Yes, sir. है ना। यस सर। अब मैं इनको रोकता हूं, अब छोटे वाला एक हिलाता हूं, छोटे वाला एक हिलाऊंगा, छोटे वाले सारे हिलेंगे, क्योंकि सभी का लेंथ इक्वल है और सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है। चेक इट।
ओनली स्मॉलर वंस बिकेम इनविजिबल, क्योंकि उनकी ऑसिलेशन जो थी ना उसके कारण बेटा ये दिखना बंद हो गया। ये आपको दिख रहे थे ऊपर के सारे सॉरी, वो टच कर गए, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, अब देखिए बेटा, छोटे छोटे वाले जो है उनका ऑसिलेशन फास्ट था तो आपको वो दिखा नहीं, बड़े वाले जो है वो दिख रहे थे क्योंकि इन्होंने ऑसिलेशन नहीं लिया। चलिए, क्लियर हो गया आपको ये? इनकी Yes. फ्रीक्वेंसी सबकी सेम थी, तो एक हिलना शुरू हुआ, सारे हिलने शुरू हो गए बेटा, सारे ऑसिलेशन में आ गए। छोटे वाले सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनका आपस में रेजोनेंस बनेगा, एक को हिलाऊंगा तो छोटे वाले सारे हिलते हैं इकट्ठे।